Learners, moving to the next topic, that is land resources. As we all know कि लैंड भी एक रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे नेचुरल वेजिटेशन जितनी भी हैं आप लैंड पे ही देखेंगे, सारी चीज़ें तो लैंड पे ही होती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन लिमिटेशन है लैंड की कि लैंड फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। जैसे मान लो इतना आपका लैंड है अगर, तो ऐसा तो नहीं है आप इसे खींच करके ऐसे लंबा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, नहीं। ये तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड में होता है ना, फाइनाइट मैग्नीट्यूड में होता है। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास। तो लैंड मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मान लो कि ये इतना लैंड है 100%, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है हर जगह बराबर होगा उसकी टोपोग्राफी, या फिर कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं फिजिकल फीचर्स तो अलग होते हैं ना। तो जैसे मानो कि यहाँ पे अगर इतना प्लेट्यू है, इतना प्लेन है, इतना प्लेन एरिया, इतना माउंटेन है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लेन एरिया 43% है, माउंटेन एरिया 30% एंड प्लेट्यू इज 27%। तो प्लेट्यू बेसिकली टेबल टॉप लैंड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेट्यू इज बेसिकली टेबल टॉप लैंड, टेबल जैसे, ठीक है। टॉप इसका टेबल टाइप का होता है, तो टेबल टॉप लैंड। यहाँ पे पाई चार्ट में आप देखिए कि ये 100% अगर लैंड है तो 27% प्लेट्यूज है, माउंटेन्स 30% है, 43% प्लेन्स हैं, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि लैंड यूटिलाइजेशन, तो इसमें आप यहाँ पे देखिए कि मान लो ये पूरा लैंड है अगर 100%, तो हम लैंड को कहीं फॉरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक। कहीं पे बैरन एंड वेस्टलैंड है मान लो, कहीं पे रोड बनाए हुए हैं हमने, कहीं पे मतलब मैक्सिमम तो रोड हम कनेक्ट करने के लिए ही तो बनाते हैं, तो रोड बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं, रोड पे, रोड बना करके, फॉरेस्ट के लिए, खेती के लिए। तो इसी को हम लैंड यूटिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि मान लो ये इतना 100% है, तो इसमें कोई चीज़ है फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है मान लो। लैंड आर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो इसमें बैरन एंड वेस्टलैंड आता है, वेस्टलैंड आ जाता है। जैसे कि कोई बंजर जमीन अगर है तो आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत मेहनत लगेगी, आप खुदाई भी नहीं कर सकते उस जमीन की बिना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, रोड एंड बिल्डिंग। तो आप रोड पे तो खेती बेशक नहीं करेंगे, है कि नहीं। रोड पे कोई खेती करता है या रोड पे आप जाते आते हैं रोड से आप, ठीक है। बिल्डिंग्स आप अपने घर में भी खेती नहीं करते हैं, एक्सेट्रा और भी चीजें, आप अपने ऑफिस में भी तो खेती नहीं करेंगे, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, तो और भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, ये फैलर लैंड का अभी छोड़ो, आगे पढ़ते हैं इसको, तो आप इस चीज को भी कनेक्ट कर पाएंगे। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, अदर अनकल्टिवेबल लैंड में परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आ जाता है। जैसे कि कोई जमीन ऐसे छोड़ दी गई है ना कि यहाँ पे गाय घास ही चरेगी। जैसे आप देखेंगे तो ये ज्यादा महाराष्ट्र में, सॉरी, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, ठीक है। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कि ग्रेजिंग लैंड हो जाता है, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स मतलब ऐसे आप देखेंगे रोड के किनारे या कहीं कि ऐसे पेड़ लगा हुआ है, लगा नहीं, उसे किसी ने लगाया नहीं होता है, वो अपने आप ही उग जाता है, ठीक है। तो वहां पे कोई बैठता है या फिर गाड़ी पार्क कर दिया आपने, तो उसको मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स बोलते हैं बेसिकली। उसको नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते, इसको हम अभी समझेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे नेट जोन एरिया को। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये होता है कि 5 साल से इस लैंड पे खेती हुई ही नहीं है, ठीक है। इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, तो उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर अनकल्टिवेबल लैंड में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और फेलर लैंड क्या होता है, तो इस पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिस्क्राइब 2 types ऑफ फेलर लैंड। डिस्क्राइब नहीं कि राइट डाउन द 2 types ऑफ फेलर लैंड, या 1 मार्कर में भी ये सब आ सकते हैं। करेंट फेलो, जैसे आप फेलर लैंड में करेंट फेलो देखेंगे तो ये ऐसा लैंड है जो 1 साल से
कम 1 साल से ज़्यादा या कम समय के लिए जो है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड है। इसको अनकल्टिवेटेड है 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, या तो 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चरल ईयर में जो है कि ये इस पे खेती की ही नहीं गई है 1 साल तक, आप ऐसे समझिए, ठीक है। अदर देन करेंट फेलो में है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 से 5 वर्षों में जो है कि इस पे खेती नहीं की गई है, ठीक है। 1 से 5 वर्षों तक अदर देन करेंट फेलो में खेती नहीं की गई है। इसमें 1 वर्ष तक या 1 से कम वर्षों तक खेती नहीं की गई है, ठीक है। ये जो आप देखिए कि 1 से कम वर्षों तक जो है खेती नहीं की गई है इस पे करेंट फेलो, ठीक है। अदर देन करेंट में 1 से 5। कल्चरेबल वेस्टलैंड में क्या है कि मोर देन 5 ईयर, कल्चरेबल वेस्टलैंड में आपने पढ़ा, ठीक है। नेट सॉन एरिया क्या होता है कि एरिया सॉन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। तो मान लो कि ये किसी किसान का भूमि है, लैंड है, ठीक है। तो इस पे किसान ने 1 साल में एक बार जैसे खेती कर ली कि मान लो वह नवंबर से जैसे गेहूँ उगाना शुरू कर दिया, तो गेहूँ उगा लिया उसने एक बार, ठीक है। और बाकी उसने धान नहीं बोया यहाँ पे या फिर कोई और फसल नहीं लगाया, एक बार उसने बस गेहूँ उगा लिया इतनी जमीन पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये नेट सॉन एरिया है। साल में एक बार, एटलीस्ट एक बार इसने अगर यहाँ पे क्रॉपिंग की, यहाँ पे फसल उगाया, तो इसको हम नेट सॉन एरिया के अंडर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरिया सॉन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सॉन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इसको आप जरूर से समझिए कि क्या है कि एरिया सॉन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर। एक तो पहले आप मान लो ये लैंड था, तो इस पे किसान ने एक बार जो है खेती कर ली है, यहाँ पे एक बार खेती कर ली है। लेकिन इस खेत पे मान लो कि कोई किसान है यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे खेती कर ली है, ठीक है। मान लो गेहूं की फसल उसने उगा दी, ठीक है। गेहूं की फसल उसने उगा दी जैसे यहाँ पे उगाया था, ठीक है। तो ये उसका नेट सॉन एरिया हो गया, ये भी तो उसका नेट सॉन एरिया हो गया। प्लस उसने इसी पे धान की खेती भी कर दी, मतलब इसी साल में जैसे आप देखेंगे तो नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल में वो गेहूं कटवा भी लेता है, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ करके फिर से जब बारिश का सीजन आता है, मानसून सीजन, तो उसमें वो धान की खेती करवा लेता है, ठीक है। तो 2 बार तो हो गया ना, एग्रीकल्चरल ईयर में 2 बार तो उसने खेती कर ली। तो इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में लाएंगे, इसमें नेट्स ऑन एरिया भी इंक्लूडेड होता है। तो देखो नेट्स ऑन एरिया, जैसे उसने यहाँ पे गेहूं की खेती भी की थी, ठीक है, गेहूं की खेती भी की थी, तो एक बार ये हो गया, ठीक है। एटलीस्ट वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर्स और मोर देन वंस, एक बार धान की खेती भी कर ली, ठीक है, धान की खेती भी कर ली। यहाँ पे भी इसने गेहूं की खेती की है, तो इसको हम ऐसे इंक्लूड करेंगे ना कि यहाँ पे 3 बार खेती हुई है, एक एग्रीकल्चरल ईयर में 3 बार खेती हुई है। इसको हम ओवरऑल कितनी बार खेती हुई है ना, उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया में ला देते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका एक डाउट था कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया। तो नेट्स ऑन एरिया में जैसे आपने देखा कि वहाँ पे किसी ने फार्मिंग की है, किसी ने कुछ लगाया है, उपजाया है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मिसलेनियस ट्री में हमने पढ़ा था कि कोई यहाँ पे लगाता नहीं है, वो अपने आप से जम जाता है, तो उसको हम नेट्स ऑन एरिया में कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपने देखा था अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। तो फेलो लैंड में जैसे हमने देखा था कि करेंट फेलो हुए हैं कि 1 साल से कम में उनकी खेती ही नहीं है एक भी बार, अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल वे, 1 साल के लिए वहाँ पे खेती ही नहीं है की गई है, वरना उससे पहले भी खेती नहीं की गई है। और अदर दिन करेंट फेलो में देखा था कि 1 साल से लेके 5 साल तक खेती ही नहीं की गई है, तो उसको छोड़ करके जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स गुड्स एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। ये सारी चीजें, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लो कि ये लैंड है इंडिया का,
मान लो यहाँ पे ये पूरा लैंड है इंडिया का, ठीक है? ये पूरा लैंड है इंडिया का। तो इसमें हम इंडिया के लैंड में जैसे आप देखेंगे, तो मान लो यहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे माउंटेन्स है हमारे, हमने कहीं रोड बना रखा है, कहीं हम कुछ कर रहे हैं, कुछ लैंड हमारा वेस्ट भी है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जैसे, मतलब कुछ लैंड हमने परमानेंट पेस्चर के लिए दे दिए हैं। तो इंडिया में लैंड के यूज का क्या पैटर्न है, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ द फिजिकल फैक्टर सच एज टॉपोग्राफी। तो फिजिकल फैक्टर टॉपोग्राफी मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पे लैंड उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे प्लेन है, तो इसको हम टॉपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है? फिजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेट में जैसे आप देखिए, तो क्लाइमेट हर जगह का अलग होता है। अब देखेंगे तो अभी नॉर्थ ईस्टर्न में कितना ज्यादा बारिश होता है, साउथ में भी होता है ना? तो सबका क्लाइमेट अलग होता है। राजस्थान में आप देखेंगे तो बारिश बहुत कम होता है, एनुअल रेनफॉल उसका बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए कि वहाँ अगर रेनफॉल कम है, तो आप जरूर से ही जानते हैं कि मानसून पे इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत टाइम से डिपेंडेंट रहा है, ठीक है? और डिपेंडेंट अभी भी है। तो क्लाइमेट का भी असर होता है कि आप देखेंगे जैसे ना, तो साउथ इंडिया में 2 बार धान की खेती हो जाती है, और वेस्ट बंगाल में तो इवन 3 बार। आप जैसे देखेंगे असम एंड बोडो, तो वो तो 3 बार हो जाती है। तो क्लाइमेट का ही तो असर है, बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, धान के लिए सुटेबल है, तो फिर 3 बार धान उगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इट इज डिटरमाइंड बाय लैंड यूज पैटर्न, डिटरमाइंड बाय टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ है या प्लेन है, ठीक है? क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सॉइल कैसा है, मान लो यहाँ पे अगर कोई ब्लैक सॉइल है तो कॉटन को सपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कॉटन अच्छी होगी, ठीक है? और कोई सॉइल है तो अलग अलग सॉइल अलग अलग चीजों को सपोर्ट करती हैं। तो सॉइल टाइप्स पे भी डिपेंड करता है ह्यूमन फैक्टर कि वहाँ पे मान लो यहाँ पे जमीन है, अच्छी खेती, अच्छी चीजें भी हैं, पर यहाँ पे ह्यूमन नहीं है, तो फिर ह्यूमन ही तो करता है ना, ह्यूमन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वहाँ पे खेत होगी ही नहीं, तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इफेक्ट करता है। अब मान लो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे लोग अपने घर बनाएंगे रहने के लिए, खेती करेंगे, बोलेंगे खरीद के खा लेंगे, लेकिन पहले घर तो बना ले रहने के लिए। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे लैंड भी है, सारी चीजें हैं, पर आपने देखा है, अपने पढ़ी के आ रहा है कि टेक्नोलॉजी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये भी फैक्टर है, इट अफेक्ट्स द लैंड यूटिलाइजेशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो कल्चर एंड ट्रेडिशन में जैसे आप क्या देखेंगे कि मान लो कोई, जैसे वेस्ट बंगाल में तो ऐसा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी, तो लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी हो सकता है कुछ कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड है, जैसे भोजन भी तो कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। तो इट ऑल्सो अफेक्ट द लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, ठीक है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आप इसको हमेशा याद रखेंगे, कितना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये जो इंडिया का मैंने पूरा लैंड बोला, वो पूरा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये पूरा लैंड। ऐसे आप कंसिडर करो, दिस इज नॉट इंडिया, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है। Land use data, however, it is available only for 93% of total geographical area. हमारा मान लो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है? स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये मान लो हमारा पूरा 100% लैंड हो गया इंडिया का, लेकिन हमें 93% लैंड का ही डेटा उपलब्ध है। क्यों? 93% का ही क्यों, जब हमारे पास 100% लैंड है? तो वो इसलिए कि जैसे आप देखेंगे तो जैसे कुछ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, चाइना ऑक्युपाइड लैंड है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो उन सारी चीज़ों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे तो उधर का उबड़ खाबड़ जैसे बॉर्डर है, तो परफेक्टली मेजर्ड नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं कि उधर ऑक्युपाइड है या फिर
अच्छे से मेजर्ड नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, सो उसका डेटा हमारे पास नहीं रहता है। 93% लैंड का ही डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे लैंड यूज पैटर्न इंडिया में जैसे और चेंजेस क्या हुए हैं, जैसे 1960 में और 1961 में कैसा था लैंड यूज पैटर्न। रिपोर्टिंग एरिया मतलब इसके लिए ये होता है ना, जैसे देखो कि मान लो यहाँ पे ये लैंड है पूरा तुम्हारा, तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि यहाँ पे हम सिर्फ गेहूं ही उगा रहे हैं, या फिर मान लो यहाँ पे कुछ चीजें स्पेसिफिक चीजें, तो वो उसका रिपोर्टिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। वो इसका रिपोर्टिंग की वो कहाँ तक रिपोर्ट कर रहा है उसको रिपोर्टिंग एरिया बोलेंगे। ये मान लो 100% है पूरा पाई चार्ट डिनोटिंग 100% पूरा पाई चार्ट। तो 2014 में एक ऐसा था 15 में, तो आप यहाँ पे देखिए 46.26% जो कि यहाँ पे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेशन, सॉरी यही तो है ना, ये ग्रीन कलर आप मैच करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। तो इसमें आप मैच कीजिए कि क्या चीजें बढ़ी हैं क्या चीजें घटी हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉरेस्ट पहले कम थी और यहाँ पे बढ़ी है ब्लू, ठीक है। तो अच्छी बात है कि बढ़ी है, पर अभी भी कम है, जितना होना चाहिए ना वो अभी भी कम है। जैसे 33% होना चाहिए हमारा फॉरेस्ट एरिया, लेकिन 23.3% है। तो कुछ चीजें बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मान लो कोई चीजें बढ़ी हैं तो और यहाँ पे कुछ चीजें अगर बढ़ी हैं, मान लो कि लैंड अगर कहीं बैरन लैंड को हमने यूज किया है, ठीक है, यूज किया है, तो उसको हमने इस्तेमाल में अगर ला दिया है, तो वो लैंड बैरन लैंड तो घट गया ना, लेकिन उसका इस्तेमाल तो कहीं हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रेच नहीं हो रहा है, कहीं कहीं चीजें घट रही हैं तो कहीं चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। इसमें आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, आप इसको अपने बुक में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप इसको एनालाइज कीजिए। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। तो देखेंगे तो परमानेंट पेस्चर में जैसे लैंड जो ग्रेजिंग के लिए छोड़ रही थी, उसको वो जो है डिक्रीज हुई है, ठीक है, वो डिक्रीज हुई है, उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया है। आप इंटरप्रेट करके आप बताएंगे कि वो लैंड किस काम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए मोस्ट ऑफ द अदर देन current fellow land are either poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। तो other than current fellow देखा था कि 1 से 5 साल के बीच तक उसमें एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं, इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो इसमें आप देखेंगे तो ये पुअर क्वालिटी का हो गया, बहुत ही मतलब अब कल्चरेबल वेस्टलैंड के कैटेगरी में तो चला जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो इट इज इन पुअर कैटेगरी, ठीक है। और द कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन लैंड मैंने बताया था कि ऐसे बंजर भूमि पे जब आप, बंजर तो नहीं पर ऐसे भूमि पे जब आप कल्टीवेशन करेंगे ना, तो आपकी बहुत हालत ही खराब हो जाएगी कि कोस्ट भी बहुत हाई है, ठीक है, उस पर उपज भी उतना अच्छा नहीं होगा। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो नेट्स ऑन एरिया में जैसे आपने पढ़ा था कि हमने एक साल में फसल उगाई है, ठीक है, तो उसको नेट्स ऑन एरिया बोलेंगे। तो ऐसा होता है ना कि नेट्स ऑन एरिया मान लो पंजाब का अलग है, पंजाब में मान लो गेहूं उगा रहा है तो वहाँ का अलग है, ठीक है। और मान लो साउथ में या वेस्ट बंगाल में हम धान उगा रहे हैं तो वहाँ का नेट्स ऑन एरिया अलग है। तो हर स्टेट का नेट्स ऑन एरिया अलग होता है। यहाँ पे हम कुछ और उगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और उगा रहे हैं। So it is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and the less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram and Manipur and Andaman and Nicobar। तो आप जैसे देखेंगे कि 80% पंजाब का जो टोटल एरिया है वो डिफर करता है कि वहाँ पे कुछ और ही उगाया जाता है। हरियाणा में भी जैसे आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का 10% ले लीजिए। तो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 10% में कुछ और भी उगाया जा सकता है, 10% में कुछ और भी उगाया जा सकता है, ठीक है। और रीजन क्या है वेरिएशन का, रीजन आपने ये देखा कि वहाँ की टॉपोग्राफी अफेक्ट करती है, ठीक है, वहाँ का कल्चर अफेक्ट करता है, ठीक है, क्लाइमेट अफेक्ट करता है। तो दीज आर द रीजन फॉर वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन। फॉरेस्ट एरिया कितनी है, फॉरेस्ट एरिया है हमारी, सॉरी हमारी तो है 23.3%, ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए,
होना इतना चाहिए ना कि आप ऐसे समझिए कि जैसे 1/3 होना चाहिए, ठीक है, 1/3 होना चाहिए, यानी कि 33% होना ही चाहिए फॉरेस्ट एरिया। लेकिन अभी जैसे आप 2014-15 के हिसाब से देखेंगे तो 23.3% है अपना फॉरेस्ट एरिया, जो कि बढ़ा है, जो कि बढ़ा है, ठीक है। लेकिन होना चाहिए 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जैसे मान लो कि एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। फार लोअर देन द डिजायर्ड परसेंट आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो हम देखो 33% तो होना चाहिए, हमारा कितना है 2014-15 के तहत 23.3% है, ठीक है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952, ये भी 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि बताओ कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत हमारा जियोग्राफिकल एरिया कितना होना चाहिए फॉरेस्ट का, तो आप बताएंगे 33%, ठीक है। आप इसको जरूर से ध्यान रखेंगे। तो 23.3% जो है हमारा लैंड है, सॉरी फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन होना 33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो हमारा कम है ना, लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, नाउ अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए आप, ठीक है। एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस आप समझिए कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे फॉरेस्ट रहेगा तो अच्छी बारिश होगी, तो जैसे इकोलॉजी हमारी पूरा बनी रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं भी कम ही आएंगी, ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन। फ्रिंजेस मतलब जैसे आप देखेंगे तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के पास जो है लोग रहते हैं ना, तो वो टोटली, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप ट्राइबल्स ले सकते हैं कि वो टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। वो अपनी रोजी रोटी मान लो या खुद सब कुछ भी मोस्टली उनका फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए बेसिकली। चलो, वेस्टलैंड इंक्लूड्स रोकी and arid and desert area, land put to other non-agricultural uses, includes settlements, roads, railways and इंडस्ट्री। तो जैसे आप देखेंगे तो वेस्टलैंड में तो रोके भी आ जाते हैं, यहाँ पे हम खेती वगैरह तो नहीं कर सकते ना। एरिड एरिड एरिया, जैसे सूखा सूखा जमीन पे भी अपनी, जहाँ पे पत्थर है, सूखा पड़ा है, डिजर्ट है, ठीक है। तो लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, हमने कहीं घर बना रखा है तो घर में तो हम गेहूं की खेती नहीं करते ना, रोड पे नहीं करते, रेलवे, इंडस्ट्री, तो इन सारी चीजों में भी तो लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है इन सारी चीजों में भी, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। तो आपने इतना तो समझ लिया, ठीक है, हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा यूटिलाइज कर दे रहे हैं या फिर इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, ये शब्द सही होगा एक्सप्लॉइटेशन, इतना एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं ना यूटिलाइज के चक्कर में कि हमें लैंड को डिग्रेड ही कर डाला है, पूरा खराब ही करते जा रहे हैं हम। तो अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसको कंजर्व भी तो करना होगा। तो लैंड और हमारा ना बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर obtained फ्रॉम लैंड। अब देख सकते हैं कितना गहरा रिश्ता है। इस स्लो भी फूड रहना, अब लैंड पे ही तो रहेंगे। तो लैंड पे मान लो पहाड़ भी है या घर भी है या कोई भी चीज, तो आप रहते तो लैंड पे ही है। तो जन्म जन्म का रिश्ता है यहाँ पे, समझो आप कि शेल्टर हमें प्रोवाइड करता है, हम इससे पे उपज करके फूड यहाँ से लेते हैं, क्लोथिंग, हर चीज के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन लैंड, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land। जैसे आप मान लो ना, इस लाइन का मतलब आप जरूर से समझो कि aggravated the pace of natural forces to cause damage of land। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे देखो, जैसे प्लेट्यूज एरिया में मान लो या फिर रोकी एरिया में हमने माइनिंग किया, ये पूरा लैंड है, ठीक है, ये पूरा लैंड है, ठीक है। आप यहाँ से खोदना चालू किए, ये लैंड है पूरा, खोदना चालू किए, खोदना चालू किया, अपने यहाँ से खोदा फॉर
फॉर माइनिंग, और यहाँ से अंदर ही अंदर आपने खोखला कर दिया, इसको अंदर ही अंदर आपने खोखला कर दिया, अंदर ही अंदर इसको खोखला कर दिया आपने। तो मान लो यहाँ पे कोई भी अगर जोर से भी या हल्की भी अगर कोई नेचुरल भूकंप भी आएगा ना, तो ये दबने के बहुत चांसेस है, ये जमीन पूरे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खोखला है, आपने माइनिंग करके खोखला कर दिया। जबकि कम से कम एरिया जो आप माइनिंग के लिए डिमार्केट करते हैं ना, उसको आप देखना चाहिए कि इससे लोगों को हानि तो नहीं है ना, इसको भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स ने एक तो किया, एक्सप्लॉइट किया भी, ठीक, एक्सप्लॉइट किया भी, और जो है कि लैंड को खोखला कर दिया, और प्राकृतिक आपदा थोड़ा सा भी है तो नेचुरल फोर्सेस को, गति को ह्यूमन बींग्स ने ही बढ़ावा दिया है, ठीक है, बढ़ावा दिया है। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन इंसान करता है तो उससे लैंड का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जैसे हवा भी चल लेती है तो वो सारी चीजें, जो लैंड का जो ऊपरी लेयर होता है, टॉप सोइल, वो पूरा उड़ जाता है, ठीक है। तो उससे हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं को ही नहीं ब्लेम कर सकते, और प्राकृतिक आपदा भी अगर यहाँ पे ज्यादा आ रही हैं तो उसके लिए भी ह्यूमन बींग्स ने उसे ऐसे पेस प्रोवाइड किया है, ऐसे गति दिया है ना कि हाँ ठीक है, आप डैमेज करके जाओ, तो ठीक है, हमने लैंड डिग्रेडेशन तो करना शुरू कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। तो उसके कॉजेस क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, उसके मेजर्स क्या है, उसको हम सॉल्व कैसे करें। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन बताए, ठीक है, सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे भी चल रही है। कॉजेस देखो कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे आप देखेंगे तो हम पेड़ को काट रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री आप देखेंगे तो पेड़ों को हम काट रहे हैं। तो हमें जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप इसे ऐसे पॉइंटर्स नहीं लिख के आएंगे कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो आप सिर्फ ये डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये 5 चिपका के नहीं आ जाना, इसको एक्सप्लेन करना कि डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। तो पेपर इंडस्ट्री या ये सारी चीजें ये डिफॉरेस्टेशन करवाती हैं। ओवर ग्रेजिंग हम देखेंगे तो ज्यादा जब ग्रेजिंग होगी, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जब ज्यादा होगी, अब देखेंगे तो अगर मान लो ग्रेजिंग ज्यादा होगी तो ऊपर का जो, मान लो ये पूरा घास है, ये सब घास है, ऐसे जड़ से लगा है, तो गाय अगर घास खाएगी तो ऐसे तो नहीं वो टाई बेल्ट पहन के आ रही है और अच्छे से सिकल से ऐसे काट काट के खाएगी, काट के तो नहीं खाएगी, वो सीधे मुंह में लेगी ऐसे तो पूरा जमीन के साथ ही उखाड़ के खा जाएगी। तो जो ऊपर का टॉप सॉइल है ना, तो वो भी तो डिग्रेडेशन ही हो गया, वो भी उसके साथ चला गया। आप मान लो पानी का बहाव आएगा तो सॉइल सब उड़ जाता है, ठीक है, हवा भी उसको उड़ा सकती है, ठीक है। माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, जैसे माइनिंग में मैंने आपको अभी समझा कि कॉजेस क्या है, कि खोखला कर दिया आपने जमीन, अब एक धड़म से गिर जाएगा, ठीक है। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन में जैसे आप जैसे ओवर इरिगेशन करेंगे, आप पंजाब हरियाणा साइड में आप देखेंगे कि वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। जैसे ज्यादा आप इरिगेशन करोगे तो सैलिनिटी जो है, साल्ट की मात्रा लैंड में बढ़ जाएगी, तो फिर वो फसल को उगा भी नहीं पाएगा और टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी इतना ज्यादा वाटर, अगर कहीं जमा भी हो जाता है, लॉगिंग वगैरह हो गया तो अब इसके मेजर्स क्या है। एक और पॉइंट है कि मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जैसे हम मान लो कि लाइमस्टोन या सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, तो वहां से मान लो सीमेंट अगर हवा में उड़ के यहाँ पे जमीन पे जाता है, ठीक है, या लाइमस्टोन पाउडर भी, तो वो फिर बारिश होगी ना तो वो अब्जॉर्ब नहीं करने देगा, मतलब नीचे लैंड में वो पानी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ पे वो गिरे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। तो एक पॉलिस्टर टाइप का आप समझ लीजिए कि इन लैंड और इसके नीचे जो है पानी जा ही नहीं पाएगा ड्यू टू मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेजर्स क्या है कि प्रॉब्लम तो आपने इतनी बता दी, पर सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है पर लोग ज्यादा ही अप्लाई करते हैं इसको, ज्यादा नहीं करते हैं बेसिकली।
तो अफॉरेस्टेशन जैसे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आप उसी को ढूंढो, उसी में ढूंढो आप सॉल्यूशन। पेड़ काट दिया ना आपने, उड़ा दिया सब, अब पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगाना शुरू करो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग है तो उसको मैनेज करो, ओवर ग्रेजिंग कम हो बेसिकली, अब तो कम होने भी लगा है, ठीक है। कैटल जितना पहले लोग रखते थे उतना नहीं रखते हैं, बट कहीं कहीं जगहों पे है, तो उसको भी मैनेज करो, ग्रेजिंग नेट को भी। माइनिंग को रेगुलेट करो, ऐसा नहीं है कि आप जो है माइनिंग करके ऐसे छोड़ के जा रहे हैं और धड़ाम से गिर रहा है, और फिर ऐसा नहीं। ड्रिप इरिगेशन करो, स्प्रिंग, जैसे आप पानी ऐसे छोड़ देते थे ना खेतों में, ऐसे बह जा रहा है बह जा रहा है, सलिनिटी हो गई, पानी को खराब कर दिया लैंड को पूरा आपने। तो आप ड्रिप इरिगेशन वाले जैसे डिप डिप करके जो है पानी जाता है, उसको मेथड। स्प्रिंकल आपने पार्क्स में मैक्सिमम देखा होगा, वो तो शो के लिए लगाते हैं, पर स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। वो आगे जैसे आप देखेंगे तो प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। तो शेल्टर बेल्ट्स मतलब क्या है कि मान लो ये लैंड है आपका, ये आपकी जमीन है, तो ये जमीन का ये जो किनारा है ना, किनारा, तो इस पे आप बुशेस लगा सकते हैं छोटे छोटे, आप पौधे भी यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप पौधे लगाएंगे तो हवा आएगी ना, हवा, तो ये पौधे यहाँ पे रुकेंगे ताकि आपका ये जमीन बचा रहे, ठीक है। तो आप शेल्टर बेल्ट्स पे ऐसे, जैसे शेल्टर बेल्ट्स पे आप बुशेस लगा सकते हैं, बुशेस लगा सकते हैं, थ्रोनी बुशेस, ठीक है। ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, तो ये सारे मेजर्स हैं टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन, ओके, टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन मेथड। तो ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, तो इसमें आप अफॉरेस्टेशन लिखेंगे, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली कि अफॉरेस्टेशन में जो है हम पेड़ को लगाते हैं, उसको लगाते हैं, हमें लगानी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट करनी चाहिए ग्रेजिंग, इनको जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है उन सारी चीजों को मैनेज करना चाहिए, माइनिंग को रेगुलेट करनी चाहिए, ठीक है। जो आप माइनिंग करके ऐसे एरिया खाली छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको पूरा उसको फिल करके जाना है। ऐसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स हो गया, उसको हम जैसे ओवर इरिगेशन को हम इन सारी चीजों से हटा सकते हैं और हटाना चाहिए, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, यहाँ पे देखिए पेड़ काट रखा है आपने, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग ये सब, ठीक है। माइनिंग में आप ऐसे देखेंगे, माइनिंग, ठीक है, ओवर इरिगेशन, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें कॉजेज हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ओके।